हैं ना, जिससे आपको ज़्यादा फ़वायद हैं, अमेरिका, यूएसए है ना, हाँ, उससे आप ये सोचते हैं कि यार वो जब पैसे आपके सामने फेंकता है, देता है, आप उस वक्त हर चीज़ भूल जाते हैं, मुल्क के बारे में बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इससे यार हमारा आगे चल के क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान, ये सोचते ही नहीं। वो कहते हैं पैसा आना चाहिए, और वो जो पैसा जब वो भेजता है, इनको देता है, और वो भी समझ गए ये बेगर्स हैं, इनको जो पैसा दे के जो काम कराना हो आप बड़े खुश करा लें। आपने यूज़ किए, लेकिन हकीकत है, ये हकीकत है। आपको क्या सीखने को मिला? आप तो इग्नोर नहीं कर सकते आप। आपने क्या देखने को मिला? आपको सीखने को आप बताएं। मतलब यही जैसे अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। ये मेरा पुराना स्टाइल था। अच्छा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, अस्सलाम मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अपना खुद बता देती हूँ ना, वैसे भी लोग मुझे जानते हैं। तो मैं कौन नहीं जानता भाई। हाँ। आधा इंडिया जानता है। कोई जाने ना जाने, धनंजय तो जानते हैं। धनंजय जी, धनंजय जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है मोइन सुबानी। तो आप इनको पिछली 2-4 वीडियो में देख चुके हैं। इनके बारे में कोई कमेंट बताएं ना सवेरा जी। हाँ, कुछ बताओ। व्हाट्सएप पे लगी रहती हैं, कमेंट ही नहीं देखे आज इसने। पहले आप लोग रिहर्सल कर थोड़ा। हाँ ना, चले खैर, आपने कमेंट नहीं देखे, कमेंट देखेंगे फिर बताएंगे। तो खैर, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं सुभानी साहब। तो वीडियो का टाइटल सवेरा जी पढ़ें। वीडियो का टाइटल है एस जे शंकर एक्सपोज्ड पाक एंड चाइना डर्टी प्लान्स। अच्छा, एस जे शंकर जी जो हैं वो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के इस वक्त। अच्छा, इंडिया के। अच्छा, मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, हैरत अंगेज़ बात बताऊँ। हाँ। एस जे शंकर इस वक्त इंडिया के हीरो हैं। अच्छा। क्योंकि बड़े ही दुनिया में पिछले दिनों मामलात गड़बड़ हुए थे, लेकिन इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बड़ी तगड़ी रखी। हाँ। यानी रशिया से ऑयल लेना। अच्छा, इमरान खान ने अपने जलसे में भी इनके क्लिप चलाया। किसका? एस जे शंकर जी का। एस जे शंकर कि ये पॉलिसी होती है इंडिपेंडेंट, किसी मुल्क के मातहत नहीं है इंडिया। तो इनकी बड़ी तारीफ इमरान खान ने भी बड़ी की है। अच्छा, एस जे शंकर मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं जी। ये पार्टी में नहीं थे। अच्छा। ये एम्बेसडर मुख्तलिफ कंट्रीज में रहे हैं। अच्छा। 35-40 साल का इनका एक्सपीरियंस था। ये एज ए जब मोदी जी आए, गवर्नमेंट आई इनकी 2014 में, तो मोदी जी ने इनको ये ओहदा दिया, जबकि ये पार्टी के या सियासतदान नहीं हैं। अच्छा। ये इनकी जॉब थी। मुख्तलिफ जापान में, अमेरिका में, यूरोप में इनके बड़े उनके एम्बेसडर से अच्छे ताल्लुकात थे। तो जब मोदी जी आए तो उन्होंने इस शख्स को चुना। तो ये कहने वाले कहते हैं कि आज मोदी जी इतने वायरल या इतने कामयाब दिख रहे हैं, पूरी दुनिया इनकी रिस्पेक्ट कर रही है, उसके पीछे जो शख्स हैं वो है एस जे शंकर। हाँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें क्या डिटेल है तो करते हैं। अच्छा, अमेरिका की भी आंखों में आंखें डाल के बात की है इन्होंने हमेशा। हाँ, बिल्कुल। बड़ा मतलब इनको कहते हैं हीरो ही है इंडिया के। हाँ। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या डिटेल है, तो फिर करते हैं गपशप। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया कि ओसामा तो मर गया मगर गुजरात दंगों का गुनहगार आज भी भारत का प्रधानमंत्री है। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. मगर पाकिस्तान के ऐसे जहरीले बयानों के पीछे की वजह मोदी जी का कोई स्पीच बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की असली वजह है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। इस इंडियन मिनिस्टर ने लिटरली पाकिस्तान का टेररिज्म और चाइना पाकिस्तान का नेक्सस सब कुछ यूएनएससी में एक्सपोज कर दिया। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. So ये जवाबों का सिलसिला स्टार्ट हुआ यूएनएससी की एक एंटी टेररिज्म मीटिंग में, जिसमें 26/11 मुंबई अटैक्स के इंडियन सर्वाइवर्स अपना दर्दनाक एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर रहे थे। आयरॉनिकली इस मीटिंग का हिस्सा पाकिस्तान भी था, जिसके एक रिपोर्टर ने तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया कि दिल्ली, काबुल और पाकिस्तान से पनपने वाला आतंकवाद आखिर कब तक चलेगा। अब इस पर हमारे मिनिस्टर ने सीधा जवाब दे दिया। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. कि टेररिज्म का सवाल तो उन्हें पाकिस्तान के मिनिस्टर को पूछना चाहिए,
उनसे नहीं। इनफैक्ट उन्होंने पाकिस्तान को चाइना का छोटा भाई और एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म तक कह दिया। और तो और जयशंकर ने पाकिस्तान को यह चेतावनी भी दे दी that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. पर मजे की बात तो यह है कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इंडिया पर उंगली उठाई हो और बदले में इंडियन डिप्लोमैट्स ने पाकिस्तान को ही पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। आज से कुछ ही साल पहले पाकिस्तान के एक्स प्रधानमंत्री इमरान खान ने इंडिया को खून खराबा और नफरत फैलाने वाला देश बताया था, जो इंडियन मुस्लिम्स के रेडिकलाइजेशन का कारण बन गया था। अब आई नो आरोप इतना बड़ा था कि इंडियन डिप्लोमैट विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तानी सरकार से सीधा पूछ लिया कि क्या वो स्वीकार कर सकते हैं कि उनकी सरकार दुनिया की ऐसी पहली सरकार है जो अल कायदा के आतंकवादियों को पेंशन देती है। यस, इमरान खान ने खुद ओसामा को शहीद का दर्जा दिया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्लीपर सेल टेररिस्ट भी हैं जिन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि 20,000 30,000 जैसे रकम के लिए वो इंडिया में आतंकवाद फैलाने आएगा, वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री के कहने पर। कितने पैसे देते थे उन्हें? इनफैक्ट टेररिज्म ही नहीं, इंडिया ने स्टैट्स के साथ ये प्रूफ कर दिया कि पाकिस्तान में हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ भी इतना अन्याय होता है कि उनकी संख्या 23% से 3% हो गई है। This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today. पर इंटरेस्टिंगली इस पूरे वर्बल वॉर में एक लोकेशन बिल्कुल कॉमन है और वो है UNSC। बट हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाई इज UNSC सो इंपॉर्टेंट? वेल, मेंबर स्टेट्स को मिली पावर की वजह से। सो UNSC इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जहां पर पास हुआ रेजोल्यूशन सभी 193 मेंबर देशों को लीगली मानना ही पड़ता है। इस UNSC में इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। सो किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए टोटल 9 वोट्स की जरूरत पड़ती है। पर इंटरेस्टिंगली अगर 5 में से एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर दे यानी अगेंस्ट में वोट कर दे तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। Such is the power of permanent members in UNSC। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीटो पावर कोई 1 या 2 या 3 बार यूज नहीं हुआ है, बल्कि हर परमानेंट मेंबर ने कई बार इसे यूज किया है। और ये वोट का काफी असर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। एज वी ऑल नो, UNSC रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। एंड शॉकिंगली एक समय पर यह परमानेंट सीट इंडिया को खुद US और रशिया ने सामने से ऑफर किया था। तो फिर आज इंडिया एक परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है? वेल, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 1950s में जब पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित UN में इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी, तब US और रशिया ने अलग अलग मौकों पर इंडिया को परमानेंट सीट एक्सेप्ट करने का प्रस्ताव रखा था। और इसी संबंध में दोनों भाई बहन के बीच में लेटर्स भी एक्सचेंज हुए। पर चाइना को यह एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया को एक परमानेंट सीट मिले। तो चाइना के गुड बुक्स में रहना उस वक्त के इंडियन सरकार को ज्यादा फायदेमंद लगा और उन्होंने अपनी सीट चाइना को देने का फैसला कर दिया। उस वक्त जो लेटर्स एक्सचेंज हुए थे ना, उसमें नेहरू ने यह साफ साफ कहा था कि इंडिया डिजर्व तो करता है ये सीट, पर चाइना के कॉस्ट में बिल्कुल नहीं। बट आज की तारीख में सभी जानते हैं ये कॉस्ट चुकाना इंडिया को काफी भारी पड़ गया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो दूर की बात, अगले ही दशक में चाइना ने इंडिया को अटैक कर दिया और अक्साई चीन वाला पूरा का पूरा इलाका अपने काबू में ले लिया। इनफैक्ट जो परमानेंट सीट और वीटो पावर इंडिया ने चाइना को दिया, उसका इस्तेमाल वो आज तक इंडिया के अगेंस्ट ही कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली इंडिया ने जब चौथी बार प्रपोजल रखा हफीज सईद के दामाद अब्दुल रहमान मक्की को UNSC की ऑफिशियल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने के लिए, तो चाइना ने अपना वीटो यूज करके इस पर रोक लगा दिया। पर इंडियन डिप्लोमैट्स ने यहां पर भी तुरंत रिटेलिएट किया और चाइना को हिपोक्रेट तो कहा ही, पर साथ ही अपनी इस आदत को सुधारने के लिए भी बोल दिया। इनफैक्ट जब कभी भी इंडिया को परमानेंट सीट देने पर रेजोल्यूशन उठता है तो 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स तो अपना सपोर्ट दिखा देते हैं, पर चाइना के वीटो की वजह से रेजोल्यूशन हर बार फेल हो जाता है। पर सिर्फ चाइना ही नहीं, बल्कि सभी परमानेंट मेंबर्स अपने फायदे के हिसाब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रूख बदल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वीटो के दम पर। सो 1994 में रुवांडा की गवर्नमेंट अपने माइनॉरिटीज को खत्म करने के लिए जेनोसाइड कर रही थी, जिसमें 8 लाख लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे। पर जितनी भी बार UN मेंबर्स इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करते, तो फ्रांस और US उसे वीटो कर देता। इनफैक्ट इन दोनों देशों ने इंश्योर किया कि जेनोसाइड इस शब्द का कहीं भी किसी भी रेजोल्यूशन में जिक्र भी ना हो। और ये इसीलिए क्योंकि फ्रांस और रुवांडा की सरकार के बीच गहरी दोस्ती थी, जिसका इस्तेमाल करके फ्रांस बाकी अफ्रीकन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। रही बात US की, उसे रुवांडा के ह्यूमैनिटेरियन
ईरान ने, अच्छा, तुर्की ने और ममालिक, यूरोप के ममालिक ने ऐसा ऐसा दिया। 2005 अगर आप देखते हैं सामने क्या नई चीज़ें दी। ईरान ने पूरे अपने वो क्या कहते हैं बसेस दी। अच्छा। जो सारे इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन के साथ बिल्कुल फिक्स वो इनको दिया गया। अच्छा। और इनसे ये भी कहा कि आखिर में ये आप रख लें, आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा। हाँ, और लोगों ने दिया। अच्छा, आपका इसमें क्या विचार है मेरा के परमानेंट मेंबर्स में? उसमें ये है कि हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे